अभिषेक तिवारी, इस समय एक बात बड़ी सुर्खियों में चल रही है, चाहे बात 2023 के चुनाव की हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, लेकिन असल मायने में क्या है? क्या 2023 या फिर 2024 का चुनाव या 2029 की तैयारी? वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल्ली तक इन दिनों हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कई दावेदार दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा में व्यस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित हो गए हैं कि लक्ष्य लोकसभा के लिए, यानी कि वो जुट चुके हैं। इसके लिए बुधवार को शिवराज कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में पहुंच गए। वहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों को संबोधित किया। सीएम की इस कवायद को मिशन 2029 से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज चर्चा इस मुद्दे को लेकर है, चर्चा विस्तार से करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एमपी चुनावी मोड आ चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में जिन जिलों में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है, ऐसे जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा करना शुरू कर दिया है। मिशन 29 के तहत वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री ने इस मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। खैर, विधानसभा चुनाव में बीजेपी श्योपुर की सीटें गंवा चुकी है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर इसकी समीक्षा भी की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में इस असफलता को सफलता में बदलने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं एक सभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों को देखा जाए तो 29 सीटों में से 2019 में बीजेपी के पास छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो वहीं सिर्फ कांग्रेस एक सीट बचाने में कामयाब हो सकी थी। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिले और यही कारण है कि अभी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का ये प्रयास कितना सफल होता है। क्या वाकई बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप करेगी? सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए, तो यह मिशन 2024 का है या फिर 2029 की तैयारी में जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। दिनेश निगम जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता स्काइप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुलभ जी, आपका भी स्वागत है। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मिलन जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली है या फिर जिस तरीके की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर आपकी पार्टी के बड़े नेता, क्या कहेंगे? 2024 की तैयारी चल रही है या फिर 2029 की? क्योंकि जो 2023 में आपने परचम लहराया है वो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इस तरीके की तस्वीर और इस तरीके का बहुमत निकल कर आएगा। देखिए, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, इस परिणाम के पीछे अथक परिश्रम, अथक मेहनत और कार्यकर्ताओं का निरंतर सक्रिय रहना, नेतृत्व का लगातार जनता के बीच बने रहना, इस बात का चरितार्थ करता है कि हम चुनाव के पहले भी जमीन पर थे। जमीन के साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जनता को पहुंची और जनता के बीच कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, वो योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद ही इतना बड़ा परिणाम आया है। लेकिन आप ये फर्क देखेंगे विपक्ष और हमारे में कि हम चुनाव से पहले भी सक्रिय थे और चुनाव आने के बाद भी सक्रिय हैं। लेकिन विपक्ष पहले भी नदारद था, चूंकि चुनाव आए थे तो कुछ घर से निकल आए थे चेहरे, लेकिन फिर वो कमरों में बैठकर राजनीति करने लगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये आंतरिक गुटबाजी है और 100 वर्ष पुरानी पार्टी का जो हश्र हुआ है कि आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता का, राष्ट्रवाद का, सनातन का, हिंदू संस्कृति का विरोध लगातार कर रहे हैं, इनसे इस कारण से जनता ने इनको नकार दिया है। और जिस प्रकार के मुंह काला करने की बात तक कांग्रेस के नेताओं की आई है, उसमें भी
बहुत अति उत्साह में बयान तो दे गए। अब जब मुंह काला करने की बात है तो तिलक कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने, मतलब दिग्विजय सिंह जी की भूमिका रही सब चीजों में, और आज जब काला करने की बात आई तो दिग्विजय सिंह जी ने काला तिलक किया। तो ये सब रणनीति जो दिख रही है कांग्रेस को खत्म करने में दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप क्या चाहते हैं कि एक बाल्टी या फिर एक बोरा उनके ऊपर डाल दिया जाए, एक बाल्टी काला से घोर के उनके ऊपर नहला दिया जाए? उन्होंने जो बोला था वो तो करके दिखाया है, लेकिन अब आपको समझने की एक जरूरत है कि जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि जो काला टीका हमने लगाया है, जो हमने काली अपने हाथ अपने मुंह पर पोती है, वो हमने इसलिए पोती है कि जो हमने वादा किया है वो वादा पूरा किया है। और ये संदेश है बीजेपी को कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो किसानों के साथ छलाव हो गया है, जो वादे और दावे लगातार 18 साल से हो रहे हैं, हम वैसे पार्टी के नेता नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, इतने बड़े जनादेश जनमत आने के बाद भी क्या उनकी बात में कुछ सत्यता की प्रमाणिकता आप दे रहे हैं क्या? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को जनता ने जवाब दे दिया है, और उस जवाब से संतुष्ट यदि वो भी नहीं है तो सच्चाई को नकारने से सच्चाई बदल नहीं जाती, सत्य से परे जाने से सत्य बदलता नहीं, सत्य अजय रहता है। और जिस प्रकार से झूठ छलावे की षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने लगातार की है, जनता ने इसका जवाब दे दिया। और आने वाले आम चुनाव में आप जिस प्रकार से चुनाव देखेंगे उसमें भी ये घर बैठेंगे। ठीक है भार्गव जी, नीलम जी से जान लेते हैं। नीलम जी, किस नजरिए से आप देख रहे हैं जो तस्वीर आज भोपाल में दिखाई दी? आपके नेता, आपके विधायक खुद अपना मुंह काला कर रहे हैं, क्या यह दिन आ गया है? नीलम जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार ऑडियो जो है आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। अभी हम दिनेश जी आपके पास आते हैं। दिनेश जी, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, एक तस्वीर जो हम भोपाल में देखे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेता, पूर्व सीएम एक दूसरे को कालिख पोत रहे हैं, एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हमारी करनी है, जो रीति और नीति है, वो हम सबके सामने रख रहे हैं, हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? कांग्रेस की वादे दावे की नीति या फिर अगले चुनाव की तैयारी अपने आप को अच्छा और सही साबित करने के लिए? नहीं, अपन ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया है या किसी इस प्रकार की घोषणा करने के बाद उसका क्रियान्वयन करना, ये किसी जनता को संदेश देना, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि एक प्रेशर जरूर उनके ऊपर बनाया जा रहा था, मतलब अपोजिशन की तरफ से, दूसरे दल की तरफ से, कि उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणा करी थी, फूल सिंह बरैया ने शायद मेरे ख्याल से, तो उसका उन्होंने अपना मुंह काला नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को मैं जो है अगर ऐसा करूंगा, और उम्मीद के अनुसार उन्होंने 7 आज ही के दिन उन्होंने इस तरह से काला टीका या काला जो कुछ भी उन्होंने किया उसको पूरा किया। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता में कोई बहुत बड़ा इसका कोई असर भी नहीं होना। इसके पीछे अगर वो कोई संदेश देना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दल के लिए ये बहुत माने तुच्छ टाइप बात होगी कि वो अगर सोचे कि इसके माध्यम से हम आम जनता को कोई मैसेज करेंगे, वो सब गलत मैसेज आता है। जहां तक सवाल है, देखिए एक्स सीएम का या फूल सिंह बरैया का, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मतदाताओं ने मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में चुप्पी साध के रखी, तो उसका सर्वे जितने भी लोगों ने एग्जिट पोले जो कुछ भी जिन्होंने भी सर्वे किया है, जो कुछ भी किया, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पा रहा था। अब देखिए सब जितने भी हुए अपने उसमें जो सर्वे आए, निर्णय आए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल या प्रिंट मीडिया के भी में जो आंकड़े रहे, वो सब एक तरफ रह गए, क्योंकि जनता ने ये एहसास होने ही नहीं दिया था कि हमारा मूड क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, है ना। अब आज की डेट में आप ईवीएम को दोषी ठहराओ या किसी को दोषी ठहराओ, ये तो सब आम जनता जानती है, पढ़ा लिखा तबका 90% हो गया है, तो सब जानते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात होती है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस को अपनी चिंतन करना चाहिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के माध्यम, प्रत्याशियों के माध्यम से ये जानकारी हासिल करना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर रह गए। उसकी जगह, करने की जगह वो ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत खुश हो रहे हैं। और तो ये जो है ना, ये आम जनता में इसका असर बहुत गलत जाता है। मैं आपको बताऊं, ये कोई तिवारी जी, इसका असर कोई बहुत बड़ा, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए निगम जी,
नीलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलम जी से हम समझ लेते हैं। नीलम जी, जिस तरीके की तस्वीर आज भोपाल में दिखाई दी, आपके नेता अपने मुंह पर कालिक लगा रहे हैं। हमने ये देखा था, तस्वीर देखी थी, हम इसकी कभी सराहना नहीं किए। कभी कोई स्याही किसी के ऊपर फेंकता है तो कोई कालिक पोत देता है तो कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, लेकिन अब आज हालत आपकी इतनी हो गई है कि आपको खुद ही कालिक पोतनी पड़ रही है। आप इसको नाकामयाबी अपनी समझते हैं या फिर आपकी कामयाबी है? नीलम जी, तो नीलम जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, हालांकि हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन मिलन जी, जिस तरीके की बात निगम जी ने कही है कि कोई कामयाबी नहीं है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आज हुआ है वो आपको कितना फायदा देगा? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। देखिए, राजनीति में जनता का फायदा होना चाहिए, वो सर्वोपरि होना चाहिए। पक्ष विपक्ष में यदि जनता की पकड़ नहीं है, नब्ज नहीं है, तो किस बात की राजनीति? जिस प्रकार की राजनीति दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बरैया कर रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के उलझलूल बयान देकर सिर्फ लेकिन भार्गव जी, आपको रोकना चाहूंगा। शुरुआत तो आपके पार्टी के नेता ही कर दिए हैं। दतिया से वो आते हैं और आपके दतिया से खुद हार कर प्रदेश के गृह मंत्री आए हुए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि हारने वाली की जो चर्चा है वो जीतने वाले से ज्यादा है। उन्होंने इसलिए चर्चा को ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं तो इसमें कौन सा गलत बयान है? बयान की बात हो रही ना, जिससे जनता का हित नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, वो कौन सी बात है? लेकिन फूल सिंह बरैया का बयान आप जायज मान रहे हैं क्या? कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का 48 घंटे बाद परिणाम आने के 48 घंटे लग गए उनको सोचने के लिए कि हार का ठीकरा कैसे फोड़ें, मतलब कुर्ता फाड़ आप करें, कार्यकर्ताओं को जूतम पेल आप करवाएं, एक दूसरे को मारपीट आप करें, आक्रोश यात्रा आपने निकाली, जनता का आक्रोश जब ईवीएम में कैद हुआ तो आपने ईवीएम पे आरोप लगा दिया। यदि आप में थोड़ी भी नैतिकता और सैद्धांतिक राजनीति थोड़ी बहुत भी बची हो तो आपके उसी ईवीएम से आपके लाल जीते हैं जयवर्धन जी, उनसे इस्तीफा करवाइए। क्योंकि 66 विधायक जो जीते ईवीएम से वो तो नहीं कह रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम का रोना, यदि आपको नैतिकता लगता तो 66 के 66 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून की शरण लेनी चाहिए। लेकिन आखिर सिर्फ हल्की सुर्खियां बटोरना, अपनी हार का ठीकरा फोड़ना, ये कांग्रेस की पुरानी शगल है और पुरानी आदत है जिसका वो निर्वहन कर रहा है। इसके बाद कुछ नहीं है, जनता का हित कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी खत्म इसी कारण से हुई क्योंकि जिस प्रकार का अहंकार और जिस प्रकार की हिंदू संस्कृति पर घृणा के भाव और जिस तरह के दिग्विजय सिंह जी के लगातार बयान आते हैं। अब बीच चुनाव में आप देखिए, बीच चुनाव में पीएफआई का समर्थन किसने किया? एक आतंकी संगठन को समर्थन देकर आप समस्त आतंकियों को निर्दोष साबित करने में लग गए। फिर इसी बीच आप देखिए जिस प्रकार से इनके नेताओं का ही बयान आया कि सनातन जो है वो एड्स की तरह है। मतलब आप कार्रवाई करने की जगह मौन स्वीकृति देकर आप उसमें लड़ने भिड़ने लगे, उसको सत्य करने में साबित हो गए। अब चुनाव हो गए, अब कहने लगे साहब भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जीतती है जहां गौमूत्र है। अरे ये क्या मतलब है? क्या किस प्रकार की घृणा का पाल रहे हैं आप? किसका समर्थन कर रहे हैं आप? जनहित है कहां कांग्रेस में? इस जनहित इसीलिए नहीं है, इसी कारण ये करारी हार कांग्रेस पार्टी की हो रही है। 400 से 40 पर आ गए और 40 से 4 पर आ जाएंगे, 4 से 0 पर आ जाएंगे, तब इनकी मती खुलेगी। चलिए ठीक है, नीलाभ जी से जान लेते हैं। नीलाभ जी, 3 बार आपसे सवाल यही की कर चुका हूं, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी कि जो तस्वीर आज भोपाल से निकल कर आई है वो आपके लिए, क्या आप उसको कामयाबी अपना समझ रहे हैं कि आपकी नाकामयाबी है? कई साल तक आप मध्य प्रदेश में सत्ता में रहे, ये दिन आ चुके हैं कि आपको अपने मुंह पर कालिक पोतनी पड़ रही है, आखिर क्यों? देखिए, रात इंदौरी का शेर है, थोड़ा प्रासंगिक है। जीत गई, चुनाव हार गया था, मशीन जीत गई, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे ईवीएम पे घोष क्यों मरा जा रहा? देखिए, हमारे जो विधायकों से हमारी मंत्रणा हुई, चर्चा हुई, उसमें सीधी आश्चर्यजनक रूप से सामने उन्होंने बताया है कि मशीन 99% चार्ज पाई गई। जो मशीन 10 घंटे चल रही, क्या 99% चार्ज पाई जा सकती है? उसमें अधिकांश वोट भाजपा को मिले, सवाल खड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, उसके बाद लगातार अंतिम जो राउंड चुनाव, 5 राउंड बचे थे, दबाव बनाकर तो अपने पक्ष में मतदान कराया गया। जब पोस्टल पेपर आजमाता, जब पोस्टल पेपर आते हैं, वोट उसमें प्रचंड वोट मिलता है कांग्रेस पार्टी पोस्टल में, लेकिन ईवीएम खुलते ही एकदम पक्ष में इनके माहौल बनना शुरू हो जाता है। सवाल तो खड़े होंगे ना, 199 सीटों पर पोस्टल मतपत्र हमारे पक्ष में पड़े हैं,
नहीं नीलाभ जी ठीक है, आप ये आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन नीलाभ जी ये समझिए कि जो नेता जहां पर आपकी सरकार बनती है वहां पर ईवीएम एकदम सही होता है, जो नेता आपके जीत रहे होते हैं वहां भी ईवीएम सही होता है, जहां पर आपकी हार होती है ईवीएम में परेशानी हो जाती है, वहां पर खेल हो जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके पार्टी के नेता जो बहुत बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इतनी अच्छी लहर है कि बीजेपी साफ हो जाएगी, सुपड़ा साफ आपका हो गया है, क्या आप चुनाव से पहले लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए थे कि जी हम किस मुद्दे को लेकर चुनाव में आए हुए हैं, हमें करना क्या है, हमारी रीति क्या है, हमारी नीति क्या है? क्या ये मुद्दे मायने नहीं रखते? आपने एक चीज बोल दिया कि मैं अपने मुंह पर कालिक पोत लूंगा, तो आपने वो कर दिखाया। क्या कर दिखाने के लिए कुछ नहीं था आपके पास? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम जहां जीतते हैं वहां तो नहीं बोलते, लेकिन जब कोई षड्यंत्र किया जाता है ना, पूरी बिसात दिखाई जाती है। कुछ सीटों में छोड़ दिया जाता है, कुछ सीटों में ईवीएम का काम किया, ताकि हम सवाल ना उठा सके। जानबूझ के प्लानिंग करके एक बिसात मिल जाती छतने की बिसात, उस हिसाब से प्लानिंग करके काम किया जाता है, ताकि 3 स्टेट इनको दे दो, 3 स्टेट हम ले लें, 1 स्टेट इनको दे दो, कुछ सीटें इनको दे दो, इनसे निकलने के बोलो। छिंदवाड़ा में सब सीटें दे दी, जयवर्धन जी। तो नीलाभ जी आपने बात छेड़ी दी है। तो 2018 के चुनाव में जब तीनों राज्यों में आपकी सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, राजस्थान में भी बनी थी और छत्तीसगढ़ में भी, उस समय तो आपने नहीं कहा था कि ईवीएम खराब है। देखिए, ईवीएम के सवाल हमेशा उठते हैं। देखिए, अगर ये वाकई में चाहते हैं लोकसभा चुनाव बिना ईवीएम में करवा दें, वो नहीं करवाना चाहते, जब पूरे विश्व में ईवीएम सब बैन हो चुकी है। अडवाणी जी ने मुझे सवाल उठाया था जब 2009 में आ रहे थे, तो जब साहब सवाल ये है कि आप हारने के बाद ही सवाल क्यों उठाते हैं? आपको जीतने के बाद भी तो सवाल उठाना चाहिए। दिनेश निगम जी, आपसे समझना चाहूंगा, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तब ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन क्या ईवीएम में सवाल उठाना ही कांग्रेस पार्टी को सही है, या तो फिर अपने कांग्रेस पार्टी, अपने कार्यकर्ता और अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है आज की डेट में? अगर इसी तरीके का चलता रहा तो फिर और राज्यों के चुनाव होंगे, या फिर 2024 का लोकसभा जब चुनाव होगा तो यही हाल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। निगम जी, देखिए क्या है तिवारी जी कि ईवीएम के मामले में जो टिप्पणी आज वर्तमान में की जा रही वो किसी भी हद तक न्यायोचित इसलिए नहीं मानी जाएगी कि जब ईवीएम का शुरुआत इलेक्शन में पहली बार की गई थी, तब उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, आपको याद होगा जी, है ना जी। उस समय अगर इस तरह से कोई शंका थी या कोई ऐसा इसमें था कि नहीं इसको कुछ छेड़ाछाड़ी इसमें की जा सकती है, तो उसी समय इसको विलोपित करके वही बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का निर्णय ले सकते थे, नहीं लिया गया, वो परंपरा चलती रही। हाँ, ये सही है कि जब हारने के बाद ही ईवीएम पे आरोप लगाया जाता है, ये भी गलत है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ कोई दल करता है सरकार में रहने में या बाद जैसा भी, तो भैया एक आपस सारे विपक्ष और सारे नेता जो अपने देश के जाने माने लोग हैं, जो अपने देश का भला चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं दलों के माध्यम से, तो उनको सबको इकट्ठा होकर के इस तरह से प्रूफ जुटाना चाहिए कि नहीं इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या इसमें ये ऐसा नहीं ऐसा किया जा सकता है। तो जब तक प्रूफ नहीं आप इकट्ठा करोगे उसका सबमिट करके और फिर आप उसके बाद न्यायालय खुला है, आप अगर आपकी सुनवाई आयोग में नहीं होती, चुनाव आयोग में, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय को संतुष्ट करिए कि नहीं साहब इसमें ऐसा ऐसा होता है और ये ऐसा किया जा सकता है, तो लोगों ने इसका उपयोग किया है जी, तो न्यायालय सुनेगी। कर आयोग नहीं सुनेगा तो न्यायालय सुनेगी। तो सब हर चीज के करने के तरीके होते हैं, हवाई में काम नहीं होता। देखिए तिवारी जी, क्या है, जब तक प्रमाण नहीं इकट्ठा करोगे आप कि उसमें ईवीएम में ये एक ऐसे टेक्निकल जो है फॉल्ट जोड़ कर या कोई कनेक्शन करके कोई राजनीतिक दल इसका लाभ ले सकता है, जब ये आप प्रमाणित न्यायालय में करोगे तभी तो आप उसमें कोई निर्णय होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। हालांकि इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। डिस्कशन का मतलब, डिबेट का मतलब यही होता है कि जो चीजें जो यथार्थ निकल कर आता है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। भार्गव जी, 2024 की तैयारी है या 2029 की तैयारी है? कांग्रेस का हाल तो आपने बेहाल कर दिया है, दशा और दिशा उनकी दोनों बिगड़ चुकी है। हम आपसे ये कहेंगे कि जो आज आपने भी तस्वीर देखी है उससे एक संदेश जरूर निकल कर आता है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है, स्वाभाविक है, विपक्ष का भी रोल बहुत अहम होता है, तभी काम होता है, तभी प्रदेश का विकास होता है।
जो वादे और दावे आपने किया है, जिस पर मोहर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई है, बड़ी बड़ी घोषणाएं आपके द्वारा भी की गई है, आपकी कुछ योजनाएं चलती भी है, दरअसल वो अब आपकी जब सरकार बन गई है तो कितना इंप्लीमेंट करेंगे इस संदेश को कि जो हमने किया है, वो जो हमने वादा किया है वो निभाएंगे, जो विपक्ष ने किया है, तो आपने जो घोषणाएं की है वो कितना आप जमीन पर निभाएंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से परिणाम आए, अभी सरकार गठन का समय चल रहा है, बहुत जल्दी अच्छी सरकार आपको मिलेगी और नए ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल काम करेगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जिन ऊंचाइयों को पहुंचा है उन ऊंचाई से आगे जाकर मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में और आगे बढ़ाना है। ये हमारा कर्तव्य भी है और जिस प्रकार से हमने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और मध्य प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारी यह है कि जितने वादे और वचन हमने किए हैं उनको पूरा करना और जनता के हित में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको निरंतर जारी रखना, लाभ पहुंचाना, जरूरतमंद तक उसकी बात पहुंचाना और सरकार और कार्यकर्ता मिलकर ठीक है। भार्गव जी, ये बात आप वही बातें कह रहे हैं जो अक्सर चुनाव की, भार्गव जी आपको रोकूंगा, यही बातें आप कह रहे हैं जो अक्सर चुनाव में होता है, जब लोगों के बीच बड़े बड़े नेता जाते हैं, जनसभाएं होती है, उसमें कहा जाता है कि हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन अमूमन देखा जाता है तो होता नहीं है। नशा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में है, अपराध भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, कोई पद नहीं निकलता, जो पद निकलते हैं इसके बावजूद भी परिणाम हमारे पक्ष में आ गए, तो वही मतलब ये लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल उठा यही सवाल यही है कि ये जो करिश्मा है, ये जो करिश्मा है, माहौल दूसरा होता है। आप भी जनमत को नकारने का काम कर रहे हैं तिवारी जी। मतलब ये जनमत हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, जनमत के प्रति है ना। हाँ। जनमत ने हमको स्वीकारा है, तो मतलब हमारी योजनाएं, हमारी बात, हमारी सच्चाई सामने आई ना साहब, इसको तो स्वीकार करिए कम से कम। तो आप कह रहे हैं जनमत तो जादू ही मिल गया और नीचे अपराध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा, ये तो मुझे लगता है न्याय उचित नहीं है। हाँ। उचित बात करिए, न्याय प्रिय बात करिए, हम ये नहीं कह रहे हमारी बड़ाई करिए, लेकिन न्याय उचित करिए। प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा, खाली गिलास मध्य प्रदेश में नशाखोरी नहीं है, आप 20 साल से साहब, अरे कहाँ है बताइए ना, नहीं हो रहा है, बताना ही पड़ेगा आपको, ऐसे बोलने बस से नहीं चले, दिखाइए उसको। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, दिखाइए ना निगम, आप दिखाइए, आप करिए ना। निगम जी, आप कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो भार्गव कह रहे हैं, भार्गव जी, क्या मध्य प्रदेश के युवा बहुत खुश हैं? क्या उनको रोजगार मिल रहा है, या फिर लाडली बहना जैसा एक चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक खेल देना, उसके बाद चुनाव को पक्ष में कर लेना, क्योंकि बीजेपी तो यही बोल रही है कि लाडली बहना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, क्या यही बस बचा हुआ है कि प्रदेश में काम भी करना है? देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भार्गव जी, मैं आपका भी ध्यान इस ओर चाहूंगा। आप ये बताइए कि राजनीतिक दलों को जब चुनाव आयोग ने किसी तरह के कोई नियम पहले से जारी कर दिए कि आप जो भी घोषणाएं करेंगे जनता को प्रभावित करने के लिए, जो कुछ भी आप बताएंगे कि हम जनता के लिए ये करने जा रहे हैं, क्या आपके किसी लीडर ने या आपके नेतृत्व ने ये बताया कि जो हम घोषणा करने जा रहे हैं उसके लिए इतना बजट हम यहां से लाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा, कॉलम रखा था कि अगर आप कोई भी घोषणा करेंगे उसका बजट बताएंगे कि आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, जनता में टैक्स लगाएंगे या आप अपना बजट बढ़ाएंगे, या आप उन्होंने जो कई तरह के बिंदु रखे थे और उन बिंदुओं में को स्पष्ट करना था राजनीतिक दलों के लोगों को, दोनों दल के लोगों, सभी दल के लोगों को। हमें कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करो, ना तो कांग्रेस ने स्पष्ट किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को बहकाने में के पहले ये बताया कि इतना पैसा हम कहां से लाएंगे या कर्ज बढ़ाएंगे। मतलब ये भी उसमें एक बिंदु है तिवारी जी, क्योंकि आप कर्ज लेके करेंगे इसकी पूर्ति, आप टैक्स लेके बढ़ा के करेंगे, या आप जो है कोई और सोर्सों से करेंगे, वो सोर्स भी स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए कि किसी राजनीतिक दल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूं कि आयोग ने भी उसमें सीरियस गंभीर नहीं हुआ। नहीं साहब, बात तो ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लगातार कई सालों से कर्जे पर है, ये काम कहां से करेंगे? प्रति व्यक्ति लगभग 50,000 रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के लोगों को है, क्या ये सही है या गलत है आंकड़े? भार्गव जी देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा आपका तिवारी जी। देखिए, जिस प्रकार की बात हो रही है, देखिए सरकार चलती है कर से, जनता से लिया वो जनता को लौटाना।
जिस कर के माध्यम से जो शोषित वंचित वर्ग है उस तक लाभ पहुंचाना, ये सरकार का सिस्टम है। और यदि कर अधिक ना बढ़े तो इसके लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए लोन लिया जाता है। और कर्ज कह के सिर्फ ये कह देना कि कर्ज लिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो भैया जो कर्ज लिया जा रहा है उसके माध्यम से तो आवाज मिल रहा है। सुन लीजिए 2 मिनट, कर्ज की बात आई, 1 मिनट बचा, हमें भी मालूम है कि कर्ज लिया जाता है। जी, आप मेरी जल्दी बात करिएगा, समय कम है। जो आवाजहीन है उनको आवाज देना हमारा कर्तव्य है। जहां सड़क नहीं है वहां सड़क बनाना है, पर्याप्त रूप से बिजली उपलब्ध कराना है, किसानों को पर्याप्त रूप से सिंचित जमीन देना है, सिंचाई पहुंचानी है, पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुंचानी है, उनके कर्ज को माफ करते हुए उनको लाभ पहुंचाना है, उनका समर्थन मूल्य भी देना है। तो ये सब वित्तीय व्यवस्था है साहब, इसमें समझना पड़ेगा। सिर्फ एक बात कह के कर्जा हो रहा है तो भैया कर्जा मध्य प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है और हम मैं खुद या हम लोग कर्जा लेते हैं कुछ काम के लिए, अपने पड़ोसी से लेते हैं, अपने दोस्त से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं, लेकिन कर्जा हम चुकाते भी हैं। चुकाने का आंकड़ा चुका नहीं रहे क्या? यहाँ चुका नहीं रहे क्या? चुकाने का आंकड़ा आता है बिल्कुल आता, आप समझिए उसको आंकड़े को और वित्तीय विभाग से संपर्क करिए, रिपोर्ट मिलेगी आपको। लगातार चुकाया भी जाता है, यदि नहीं चुकाया होता तो नया वित्त कर्ज मिलता भी नहीं। ये एक वित्तीय व्यवस्था, उसको समझना। निगम जी, एक आखिरी पॉइंट आपसे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक मैंने अभी जो सवाल किया आयोग से संबंधित बिंदुओं पर, उसके मामले में भार्गव जी से स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो पहले से निर्धारित थे बिंदु, उस पे उन्होंने नेताओं ने क्यों नहीं स्पष्ट किया आम जनता को कि कहां से लाएंगे आप, कर्ज बढ़ाएंगे या आप उसका नया कोई कर्ज करेंगे, उसके बारे में आपने नहीं बताया। मैं चाहूंगा कि आप उसको खोल के स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं से मेरा कहना ये है कि यही चीज अगर आपने आम जनता को पहले बताई होती, चुनाव के पहले बताई होती या चुनाव के दौरान मंचों से बताई होती, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी दल ये कांग्रेस की ये हालत होती है, भारतीय जनता पार्टी को इतना अपार बहुमत मिलता। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल निगम जी, सोचने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, क्योंकि जनता जानना चाहती है। वक्त कम है, आप हमारे मेहमान जो जनता अगर जान जाती है हमारे ऊपर ऐसा होने वाला है। निगम जी, सवाल यही है और इसका जो आज यथार्थ निकलता है यही निकलता है कि जनता सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि आप कहां से ला रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक समय जब आता है तो जनता उस चीज को भुना देती है। वो समय होता है चुनाव का और वोट देने का। जब जनता ईवीएम मशीन के पास जाती है तो वो अपना फैसला सुना देती है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन बोलता है, कौन दिखाता है, ये बात की बात होती है। लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीर निकलकर सामने आए उससे यही निकाला जा सकता है कि वादे और दावे तो करना चाहिए लेकिन उसको निभाना भी चाहिए। निभाना सिर्फ कालिख पोत कर नहीं, बल्कि जो आपने कहा है, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपका रोड मैप है, उसको आप जमीन पर लाइए, क्योंकि रोड मैप विकास और लोगों के हित के लिए होना चाहिए। तो हमारे साथ आप पैनल जुड़े, हमारे आप मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने बात रखी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे यही समझा जा सकता है कि राजनीति में यह तस्वीर नई है और शायद कभी ऐसे देखने को मिलेगी या ना मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक संदेश जरूर मिलता है और कांग्रेस पार्टी संदेश देने की कोशिश की है कि जो हम वादा करते हैं वो हम निभाते हैं। हालांकि बात की जाए जो हमारा मेन मुद्दा था कि 2029 की तैयारी या फिर 2024 की, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2029 दोनों की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस किस तैयारी में है यह भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।